जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं बताने वाला हूं आज जियोमेट्री 10th क्लास का वीवीआई कॉन्सेप्ट। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं इस पार्ट 2 वीडियो में। मैंने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक में जाइए और उसमें आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे ज्यामिति में। तो पार्ट 2 में सबसे पहले आपको बेसिक बात बतला देते हैं। सबसे बेसिक बात में सबसे पहले है आपतन मान्यता। आपतन मान्यता है। देखिए स्टूडेंट, आप चीज़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक और केवल एक रेखाएं गुजर सकती है। देखिएगा, इस वीडियो को देखते देखते आज पूरा 10th क्लास का ज्योमेट्री आप समाप्त कर दीजिएगा। बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए तैयार करके आया हूँ। थर्ड बात यही है कि दो रेखा प्रतिच्छेदी हो तो उसमें कितने बिंदु भयनिष्ठ होते हैं, एक और केवल एक। और दो रेखा समानांतर हो तो एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं होता है। और दो रेखा समपाती हो, एक ही पर हो, तो उसमें अनंत बिंदु भयनिष्ठ होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये आप समाप्त कर दिए। आपतन मान्यता कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, दो बिंदुओं से एक और केवल एक रेखाएं गुजरती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा में एक ही बिंदु भयनिष्ठ होता है, और समानांतर रेखा में एक भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं होता है, और समपाती रेखा में अनंत बिंदु भयनिष्ठ होती है। देखिए, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको कि दो रेखाएं समानांतर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी रेखा और सी डी रेखा समानांतर है। तो समानांतर है और उसके एक तिरछेदी रेखा काट रहा है, बिंदु P पर और बिंदु Q पर काट रहा है। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है APQ, और यहाँ पे कोण बन रहा है DQP। ये बाएं हैं तो ये क्या है, दाएं है, DQP। और ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो समानांतर हो और एक तिरछेदी रेखा इसको काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण ये 1 2 3 4, मतलब कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 4 के। और कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। तथा कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के। एकांतर कोण से जब रेखाएं समानांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योगफल मतलब कि 2 + 4, कोण 2 और कोण 4 का योगफल 180। अरे कोण 2 मतलब होता है BPQ और कोण 4 मतलब DQP। तो अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। कोण 1 और कोण 3 का योगफल कितना होगा, 180। अब ध्यान दीजिए, और संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 5 है और ये कोण 6 है और कोण ये 7 है, कोण 8। तो 5 का संगत कोण कौन है, 4। BPO है तो BPO का संगत कौन है, DQP। देखिए, संगत मतलब सेम, ये भी दाएं हैं, ये भी दाएं हैं, रेखा के ऊपर और रेखा के ऊपर। तो कोण 5 का देखिए संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण 5 का संगत कौन है, कोण 4, और कोण 6 का संगत कोण 3, ये बराबर होते हैं। मतलब संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है।
चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अब उसके बाद बात है आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। स्टूडेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और ए बी का बना बहिष्कोण, मान लीजिए कि ए बी को बढ़ाया गया सी तक डी तक, तो इसका कोण अल्फा बना। अगर इसका बहिष्कोण इसको ई तक बढ़ाया गया, यहाँ पे कोण बीटा बना। ये बी है, ये बीटा है, और यहाँ पे कोण गामा बना। तो बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये भी आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ये बीटा है तो कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। कहे कि दोनों मिलके 180 होगा, तो बीटा को घटा देंगे 180 में से, तो ये निकल जाएगा। ये दोनों मिलके 180 होगा, तो 180 माइनस गामा, इसलिए ये 30 होगा, तो ये कितना होगा 150 होगा। और इस तीनों को जोड़कर 180 के बराबर करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि आसन कोण अगर आप निकाल देंगे, आसन कोण 180 में से अल्फा घटा देंगे, 180 में से इसको बीटा घटा देंगे, तो ये कोण सी निकल जाएगा, यहाँ पे कोण बी निकल जाएगा, यहाँ पे कोण ए निकल जाएगा। और इस तीनों को जोड़कर 180 के बराबर करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि बहिष्कोणों का योगफल कितना 360। अब देखिए स्टूडेंट, एक बहुत अच्छा वीवीआई थ्योरम है कि एक त्रिभुज है ABC और उसका एक बहिष्कोण है ACD। तो एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण ये जो अभिमुख अंतः कोण होता है उसके योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम याद कर लेना है। ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 50 प्लस 60 हो जाएगा। अगर ये आपका 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि इस दोनों को योगफल के ये बराबर है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। ये तो हो गया कि बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड है 10th क्लास, इससे रिलेटेड है 10th क्लास। दो त्रिभुज है, इससे रिलेटेड है 10th क्लास। दो त्रिभुज है ABC और DEF, ABC और DEF। तो ऐसा दोनों त्रिभुज है कि दोनों का कोण बराबर है। कोण बराबर है, कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, कोण C बराबर है कोण F के, और जो भुजा है स्टूडेंट वो भी बराबर है। AB बराबर है किसके, DE के। कोण तो बराबर था ही, अब भुजा भी बराबर है। ये BC किसके बराबर है, EF के, और जो AC है DF के बराबर है। AC किसके बराबर है, DF के। दो चित्र ऐसा बनाया गया कि ABC का तीनों कोण और तीनों भुजा DEF के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे यह बात आप बोल सकते हैं, ये सब हो, इसका 6 अंग इसके 6 अंग के बराबर हो, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF ये सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कब, जब 6 अंग के बराबर हो तब। ये होगा तो सर्वांगसम होगा। बात समझना है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 6 अंग के बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा। अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भी तो होगा। अगर राम का दोस्त श्याम तो श्याम का दोस्त राम। ये थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम में कल भी बताए थे हम इसके पहले वाले सेशन में कि थ्योरम में जो विलोम होता है वो सत्य होता है।
बताए थे कि समानांतर का संबंध अनुपात से, तो अनुपात का संबंध समानांतर से। किस प्रकार आप पढ़े हैं, 90 हो तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर वही दे दे, समीकरण ही दे दे, तो विलोमतः कोण 90 डिग्री का होगा। देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको 6 अंक के बराबर दिया हो तो ऐसे सर्वांगसम लिख देना है, और सर्वांगसम ये दिया हो तो कोई भी अंक बराबर हो जाएगा, सब अंक बराबर हो जाएगा। तो सर्वांगसम करने के लिए शर्त होता है, क्या होता है, शर्त। सर्वांगसम करने के लिए शर्त होता है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है, तो 6 अंक के बराबर होगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन इसको हमको सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम क्या करना है तो सर्वांगसम करने का 5 शर्त होता है। सर्वांगसम करने का 5 शर्त होता है। साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर इस त्रिभुज का पी क्यू और इसका एक्स वाई बराबर हो जाए और कोण क्यू बराबर हो जाए कोण वाई के, और क्यू आर भुजा बराबर हो जाए वाई जेड के, बहुत बारीकी से समझिएगा। तो देखिए पी क्यू बराबर एक्स वाई के और कोण क्यू बराबर है कोण वाई के, और क्यू आर बराबर है किसके, वाई जेड के। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड लग गया। तो कोई भी दो त्रिभुज में इस पांचों नियम में से कोई नियम लग जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है किसके, एक्स वाई जेड के। जो सर्वांगसम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप अब 6 अंक के बराबर हो जाएगा। जिसका काम है उसको बराबर हम कर सकते हैं। जैसे कोण पी देगा 60 है, कहेगा कि कोण एक्स निकालिए, तो हम जानते हैं कि इसलिए कोण पी कोण एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन तो सर्वांगसम हम कर दिए हैं पांचों में किसी नियम से। जब सर्वांगसम कर दिए हैं तो जो भी बचा हुआ अंग है वो बराबर हो जाएगा। तो कोण पी 60 है तो एक्स भी कितना होगा, 60 ही होगा। कोण एक्स कितना होगा, 60 होगा। तो सर्वांगसम करने के कितना शर्त है स्टूडेंट, 5 शर्त है। नहीं तो साइड एंगल साइड दिखा दीजिए, नहीं तो एंगल साइड एंगल दिखा दीजिए, नहीं तो एंगल एंगल साइड दिखा दीजिए, नहीं तो साइड 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 दिखा दीजिए। तीनों भुजा के बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो 6 अंक के बराबर हो जाएगा। तो 6 अंक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम समाप्त करते। देखिए RHS मतलब होता है कि दो त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर शूट करता है। जैसे 90 के बराबर है और जो कर्ण है कर्ण के बराबर है, और कोई एक भुजा ABD के बराबर चाहे BCEF के बराबर कोई एक भी भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। 90 के बराबर और कर्ण के बराबर, और मान लीजिए कि ये आधार बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जिसका सहायता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे कोण A कोण D के बराबर हो जाएगा, जो बचेगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम सर्वांगसम कर दिए तो जो बचेगा अंग वो बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। अब देखिए इस बार भी कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इस बार भी कोण क्या है, बराबर है। और जो भुजा का अनुपात है AB बटा DE, भुजा बराबर नहीं है, भुजा का जो सिमिलरिटी है समानुपाती है, मतलब अनुपात एक ही है। BC बटा EF और AC बटा DF अनुपात बराबर है, एकदम सेम है। केवल उसमें भुजा बराबर था
इसमें भुजा का अनुपात बराबर है ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। बात समझे होंगे। जैसे ये 3 4 6 है तो ये कितना है, मान लीजिए कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। इस भुजा का अनुपात कितना है 1/2, इस भुजा का अनुपात कितना है 1/2 और इस भुजा का अनुपात भी कितना है 1/2। तो भुजा का अनुपात बराबर हो, भुजा का अनुपात बराबर हो, तो ऐसा हो, ऐसा कंडीशन हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। एक ही रूप का है, बराबर नहीं है, सर्वांगसम नहीं है, एक ही रूप का है। ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। इस बार हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब कि ये 6 तीनों कोण के बराबर और भुजा समानुपाती हो तो समरूप होगा, और समरूप होगा तो ये भी होगा। विलोम सत्य है तो समरूप का शर्त क्या होता है वो जान लेते हैं। जिस प्रकार सर्वांगसम का 5 शर्त होता है जाने, और जो जरूरत होगा वो अंक बराबर कर देंगे, क्या कि सर्वांगसम जब कर दिए तो अंक कोई भी बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर समरूप हम कर देंगे किसी भी स्थिति से तो ये कोण के बराबर हो जाएगा और भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। ये होगा तो ये होगा, समरूप होगा। अगर समरूप होगा तो ये कुछ भी हो सकता है, ये जो लिखे हैं इसमें कोई भी चीज़ हो सकता है। मतलब कोण के बराबर हो सकता है और भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। देखिए, राम है तो श्याम है, अगर श्याम है तो राम भी है, इस टाइप से। तो समरूप करने का 4 नियम होता है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इस त्रिभुज का कोण 60, 70, ये 50 और इसका भी 60, 70 और 50। तो देख रहे हैं कि कोण ए किसके बराबर में है, कोण पी के, कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो यहाँ पे कौन नियम लग गया, एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 समरूपता से। वहाँ पे बोलेंगे सर्वसमता से और यहाँ पे समरूपता से। सर्वसमता होता है, यहाँ पे समरूपता होता है। तो कोई भी चारों में कोई नियम लग जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो कोण के बराबर हो जाएगा और भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। जिससे कहेगा कि आपको ये 3 दिया है और ये दिया है 9 और ये दिया है 5 और ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब समरूप हो गया तो भुजा का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। कोण के बराबर तो है ही, भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो 3/9 बराबर होगा 5/x के। तो 3 3 के 9, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x = कितना हो जाएगा 15, x = कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 हो जाएगा। चलिए बात समझे होंगे। तो समरूपता के कितने नियम हैं, 4 नियम हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। समरूपता के 4 नियम हैं, ये चीज़ सीख लिया आप, 10th क्लास यही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2 त्रिभुज समरूप दिया है, 2 त्रिभुज समरूप दिया है, चाहे आप समरूप कर दिए, चारों नियम में किसी नियम से आप समरूप कर दिए। 2 त्रिभुज को आप समरूप कर दिए चारों में किसी नियम से, समरूप इसको आप कर दिए। तो एक थ्योरम होता है कि अगर समरूप है तो जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जिसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है डी ई एफ, इसके कोई भी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसे ए बी का संगत कौन लेंगे, डी ई, ए बी का संगत कौन लेंगे, डी ई। ये याद कर लेना है क्योंकि आपको भुजा दे देगा 7:5, यहाँ पे दे दीजिए 12 अंक दे दीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे दे दीजिए 7, तो भुजा दे देगा 5:7। कहेगा कि ए बी अनुपात डी ई 5:7 और दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 49। और जब क्षेत्रफल ही देगा
तो उसमें रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर का संबंध रूट से हो जाएगा, तो भुजा का अनुपात हो जाएगा। क्षेत्रफल देगा तो रूट लगाना है, भुजा देगा तो उसको स्क्वायर कर देना है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग बात समझे होंगे। और ये भुजा ऐसा नहीं है कि ABD ही होगा, आप यहाँ पे आप BC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप AC का स्क्वायर बटा में DF का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, अगर कोई अंदर कोई भुजा है उसके भी वर्ग के अनुपात के बराबर होती है, जैसे AM है और DN है, तो ये AM क्या हो सकता है, नहीं तो कोण को बांट सकता है, नहीं तो भुजा को बांट सकता है, नहीं तो शीर्षलंब हो सकता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है AM का स्क्वायर बटा में DN का स्क्वायर। रुकिए स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइन कट गया है। तो देखिए स्टूडेंट, हम यही बता रहे थे कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, वो शीर्षलंब या कोण समद्विभाजक या माध्यिका उसके वर्ग के अनुपात के भी क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम तीसरा पार्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को बतलाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और इस चीज़ को प्रूफ भी करा देंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज़ को प्रूफ कराएंगे और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे, और वृत्त की स्पर्श रेखा भी आपको बतला देंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए सर की पार्ट 3 वीडियो जल्द लेके आइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।